हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। हम इस एक्ट को शुरू करने से पहले कुछ जो जनरल चीज़ें हैं वो हम बताना चाहते हैं कि ये जो पहली बात तो ये कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि हमारे सारे एग्ज़ाम्स में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यूजीसी में, जुडिशरी में सारी जगह पूछा जाता है। और ये एक्चुअली बहुत ही मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि इसके सीधे सीधे से प्रोविज़न्स होते हैं। अगर आपको इसका बेसिक समझ में आ गया तो फिर आपको कोई भी आपके नंबर्स इसमें कट नहीं होंगे। जैसे कि हम नाम ही जानते हैं, नाम देख रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो पहले जनरल इंट्रोडक्शन में आपको एक देती हूँ कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है, क्योंकि ये एक्ट 1882 का है, तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है उसका क्या है, वो है हमारा आर्टिकल 372 अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, फिर इसके बाद हम कहेंगे कि ये एक्ट तो है 1882 का, तो जिस तरह से मैं आपको जैसे बताऊंगी तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग से ही इंट्रोडक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से सुनोगे और देखोगे तो आपके पेपर्स में उस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि ये एक्ट 1882 का है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पूछता है, तो वो है आपका आर्टिकल 372। क्योंकि ये अपने आप में एक एग्जॉस्टिव एक्ट है, कोड तो है नहीं, ये एक्ट है, तो इसके सपोर्ट में ये किससे कनेक्टेड है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें भी पार्टीज़ होती हैं, इसमें भी पार्टीज़ हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकली बात की जा रही है। और ये एक सप्लीमेंट्री एक्ट है किसका, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का। इसके जो आपको एक्ट नंबर जो पूछा जाता है कि कौन से एक्ट नंबर का है, तो ये एक्ट नंबर इसका है 4। ठीक है, और ये 1882 का है, 4 इसका एक्ट नंबर है। इसका इन्फोर्समेंट डेट है आपका 1 जुलाई 1882, और इसको जो प्रेसिडेंट से एसेंट मिली थी वो है 17 फरवरी 1882। ओके, फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे, पहले हम एक इंडेक्स फ्लो चार्ट हम एक पहले देख लेते हैं कि इस एक्ट में टोटल चैप्टर, टोटल सेक्शंस कितने दिए हुए हैं। इसमें प्रियम्बल भी दिया हुआ है। इसमें एक्ट के टोटल 8 चैप्टर के बारे में बात की गई है। टोटल 137 सेक्शंस हैं। और कितने तरह की प्रॉपर्टी मींस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें इसमें ट्रांसफ़र की बात की जा रही है, तो वो 5 तरह की प्रॉपर्टी है। हम इसको 5P के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो फ्लो चार्ट है, जो इसका इंट्रोडक्शन है। पहला तो ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, तो इसके जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं कि इसका एक्ट नंबर क्या है, आप बोलोगे 4 है। इसका एसेंट डेट क्या है, 17 फरवरी 1882। इसके इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 1 जुलाई 1882। ठीक है, इसके टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और क्योंकि इसका नाम ही है प्रॉपर्टी एक्ट, तो प्रॉपर्टी ही किसको कहते हैं, पहले आप ये जानो कि हम जब एकदम अलग से इसके लिए लॉ हमने बनाई है तो प्रॉपर्टी ही किसको कहते हैं। प्रॉपर्टी हम कहते हैं कोई ऐसी संपत्ति, ठीक है, जिस पे आपका स्वामित्व हो, जिसके आप ओनर हो, या तो आपका उस पर कंट्रोल हो, वो भी प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, या फिर आप या फिर आपका उस पर कंट्रोल हो, या आप उसके ओनर हो, या वो आपके पोजेशन में हो। ये तीनों तरह की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, और उसको कितनी तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो 5 तरीका दिया हुआ है। वो पहला जैसे चैप्टर है प्रिलिमिनरी सेक्शंस हैं इसके, जो सेक्शन 1 से लेके 4 तक के प्रोविजंस को कवर करते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका प्रिंसिपल रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है, वो 2 तरह की होती है, वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। तो जो चैप्टर 2 है आपका, वो सेक्शन 5 से 53A तक है, बट इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है 5 से 37, जो कि बात करता है प्रिंसिपल रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। ठीक है, फिर जो सेकेंड पार्ट है उसका, जो 38 से 53A तक में कवर होता है, वो है प्रिंसिपल रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं की जा रही है। जो तीसरा चैप्टर है इसका, वो है डिफरेंट मैथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो डिफरेंट मैथड जो यहाँ पे बता रहा है कि डिफरेंट मैथड क्या होंगे, तो वो 54 से लेके 137 तक के जो प्रोविजंस हैं उसमें बताया गया है।
अब वो 1 से लेके जो 37 तक के 154 से 137 तक के जो प्रोविजंस हैं उसको देखिए कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट दिख रहा है आपको। जो चैप्टर 3 है 54 से 57 तक, ठीक है, वो सेल के बारे में बात करता है कि प्रॉपर्टी हम किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला तरीका है हमारे सेल का, उसका प्रोविज़न सेक्शन 54 से 57 तक में दिया हुआ है। दूसरा प्रोविज़न है हमारा मॉर्गेज का, तो वो हमारे चैप्टर 4 में बात की गई है, सेक्शन 58 से लेके 104 तक। उसके बाद चैप्टर 5 आता है हमारा जो लीज से रिलेटेड, पट्टे से रिलेटेड बातें करता है, वो है 105 से 117 तक। फिर है चैप्टर 6 जो एक्सचेंज के बारे में बात करता है, सेक्शन 118 से लेके 121 तक। फिर उसके चैप्टर 7 है गिफ्ट के बारे में बात करता है, सेक्शन 122 से 129 तक। और लास्ट चैप्टर है हमारा एक्शनेबल क्लेम का, जो कि 130 से 137 तक के प्रोविजंस को कवर करता है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये जैसे कह रहे हैं डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो मेथड कितने तरीके से, हमने बोला ना 5 तरीके से, तो ये 5 तरीका इसमें दिया हुआ है। और किसको बात कर रहा है, प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को, या तो हम किसी को सेल कर दें, या तो फिर हम किसी को मॉर्गेज कर दें, बंधक दे दें, या तो हम उसको लीज पे दे दें, पट्टे पे दे दें अपनी प्रॉपर्टी, या तो हम एक्सचेंज कर लें, या फिर हम उसको गिफ्ट कर दें, या फिर हम एक्शनेबल क्लेम के थ्रू, एक्शनेबल क्लेम होता क्या है उससे रिलेटेड हम प्रोविज़न देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन इंडेक्स में देखेंगे कि आपको दोनों तरह के दिख रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों, कि कैसे ये है। तो सॉरी, आप देख सकते हैं कि जो पहला है जो मैंने अभी आपको बताया, वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक के इसके प्रोविज़न है। इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 137 सेक्शन है। इसका प्रियम्बल कहता क्या है, पहले आप ये सोचो कि आप इसका प्रियम्बल कहता क्या है। इसका प्रियम्बल कहता है इट इज़ एक्सपेंडेड टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। इसका जो मेन जेस्ट है वो ये है कि ये जो एक्ट है किस पे काम करता है, ये पार्टीज़ के एक्ट पे काम करता है। पार्टीज जैसा चाहती हैं वैसा ये काम करता है। मैंने आपको बोला कि ये किसका सपोर्टिव है, कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी किसी भी चीज़ को इन्फोर्स कराने के लिए किसी 2 पार्टी के बीच की ही बातें होती हैं। इसमें भी ये कह रहा है पार्टीज़ टू, एक्ट ऑफ पार्टीज़ ही हैं, यहाँ पे भी पार्टीज़ के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उससे रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इस हालांकि नोट्स में नहीं है, आप एडिशनल लिख सकते हो कि उसमें ये भी बनता है क्वेश्चन कि ये कौन से लॉ कमीशन के द्वारा जो है इसको बनाया गया था, इस एक्ट को। तो ये 3rd लॉ कमीशन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और इसका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये कौन से लिस्ट में पाया जाता है, तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 है, कॉन्करेंट लिस्ट, जो लिस्ट है हमारी वो है आपके जो 7 शेड्यूल है, और उसके अंदर भी जो है यूनियन और स्टेट नहीं, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और कॉन्करेंट लिस्ट का भी एंट्री नंबर पूछता है कि कौन से एंट्री नंबर में ये आता है, तो ये एंट्री नंबर जो है इसका 6 है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका प्रियम्बल मैंने बताया कि ये एक्ट ऑफ पार्टी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र डन इन 3 वेज, 3 तरीके से पार्टीज़ पहली बात एक्ट कर रही हैं और 3 तरह के तरीके से कर सकते हैं। बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज़, तो पार्टी कितने तरह से, सेल, एक्सचेंज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, एक्शनेबल क्लेम, जो मैंने आपको 6 तरीके बताए, ठीक है। बाय लॉ मीन्स अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद है, उसको लेके आप कोर्ट में जाते हो, तो बाय उसके रिलेटेड जो भी लॉज हैं उसके थ्रू हमारा कोर्ट डिसीजन देता है, तो उस पर टोटली डिपेंड होता है, ठीक है। वो भी एक तरीका है प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। या फिर ट्रांसफ़र ऑन इंसॉल्वेंसी, सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट डिक्री, ठीक है। अगर कोई इंसॉल्वेंसी है, जैसे कह रहे हैं दिवालिया होने पर अंतरण, अगर मान लीजिए कोई दिवालिया घोषित हो गया तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे अंतरित की जाएगी, तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि दिवालिया हो गया तो जाहिर सी बात है आपने 10 दिया होगा तो उसको आपको 10 वापस करना था, तो उसके पास 2 बचा ही है, तो फिर 4 लोग हैं लेने वाले, तो वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो बाय लॉ डिसाइड होगा, वो बाय लॉ कोर्ट के द्वारा बताया जाएगा कि
न्यायालय की डिक्री को निष्पादन करके बताया जाएगा कि उसके पास तो उसने 10 का कर्ज लिया था, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, 10 का मानो उसने कर्ज लिया था और उसके पास 2 ही रुपये बचा है और वो इंसॉल्वेंट दिवालिया घोषित हो गया है, तो उस 2 रुपये का 4 लोगों में बंटवारा कैसे होगा ये हमारी न्यायालय तय करेगी। ठीक है। और तीसरा तरीका है बाई विल और सक्सेशन। एक तो एक्ट ऑफ पार्टी, दूसरा बाई लॉ और तीसरा है वसीयत द्वारा या फिर सक्सेशन उत्तराधिकार द्वारा। वसीयत हम जब करते हैं तो हमें जैसे बेसिक जो वसीयत का होता है वो हमें पता है कि जो विल होती है वो कभी भी हमारे जिसने भी विल लिखी है वो विल इन्फोर्स ही तब होगी जब जिसने लिखी है उसकी डेथ हो जाए। या फिर सक्सेशन क्या, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें हमारे पिताजी हमारे दादाजी का जो प्रॉपर्टी हमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो मिलती है उसको कहते हैं उत्तराधिकार। ठीक है, उस तरह की जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो इसको, तो ये भी एक तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ही होती है कि बाबा का प्रॉपर्टी था, बाबा की प्रॉपर्टी को पापा ने पाया, पापा की उस प्रॉपर्टी में जो दादा वाली प्रॉपर्टी थी, जैसे ही आपने जन्म लिया वो प्रॉपर्टी आपके पास चली गई। ठीक है, वो आएगी ही आएगी, तो वो भी ट्रांसफ़र एक तरह से हो रहा है, लेकिन वो कैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, सक्सेशन का ट्रांसफ़र, उत्तराधिकार द्वारा ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द ट्रांसफ़र मेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इसके प्रियम्बल में भी लिखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक्ट ऑफ पार्टीज़ के द्वारा ही किए गए किसी भी काम को ये इन्फोर्स कराएगा। ठीक है, और ये जो सबसे मेन चीज़ है कि ये खाली जो ये एक्ट है अप्लाई किस पे करेगा, लिविंग पर्सन पे। ठीक है, बिटवीन 2 लिविंग पर्सन। ट्रांसफ़र की बात की जा रही तो कोई इंसान अपने आप को ट्रांसफ़र तो करेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए बिटवीन लिविंग पर्सन, 2 लिविंग पर्सन के कम से कम तो 2 होने ही चाहिए। ठीक है, तब 2 बिटवीन, जैसे ही बिटवीन आएगा वहाँ पे हम जानेंगे कि 2 चीज़ के बारे में, 2 लोगों के बारे के बीच के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, टीपीए क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, वो कौन से लॉ कमीशन के द्वारा आया था, उसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है, उसका इनैक्टमेंट डेट क्या है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि ये सप्लीमेंट्री सेक्शन एक्ट किसका है, सपोर्टिव एक्ट किसका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और अब हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 1 अपना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये प्रिलिमिनरी सेक्शन है, प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक की धारा 1 से लेके 4 तक के बारे में बात की गई है। तो पहला है सेक्शन, वह शॉर्ट टाइटल के बारे में बात करता है। शॉर्ट टाइटल मतलब क्या, जो उसका नाम है, जो उसको संक्षिप्त में जो उसका नाम है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टाइटल। जैसे उसका क्या नाम है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसका कमेंसमेंट कब हुआ था, 1 जुलाई 1882 को। बट इसका अगर हम एसेंट डेट पूछेंगे कि प्रेसिडेंट ने कब अपनी अनुमति दी थी, तो वो है हमारा 17 फरवरी 1882। इसका एक्सटेंट कहाँ है, ऑल ओवर इंडिया है। यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता है, ऑल ओवर इंडिया तो है, ठीक है, अच्छी बात है, बट ये एज इट इज़ ना पूछ के ये हमारा पूछता है क्वेश्चन कि हमारा कौन सा पड़ोसी राज्य है जहाँ पे ये एक्ट जो है अप्लाई नहीं करता है। तो उसका आंसर है नेपाल। ये हमारे आपके नोट्स में नहीं है, बट आप एडिशनल नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, नोट करके लिखा हुआ है, एक्सेप्ट द टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर 1 नवंबर 1956 वेयर कंप्राइज्ड इन पार्ट बी स्टेट और इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली। कह रहा है कि जब ये लागू हुआ था, प्रेजेंटली तो ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई करता है, बट जब ये लागू हुआ था 1 नवंबर 1956 के तुरंत जो उसका कुछ पार्ट जो है, पार्ट बी स्टेट, जो स्टेट ऑफ बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली, इन सारी जगहों पे उस समय लागू नहीं हुआ था। ठीक है, फिर सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 आपका कहता है रिपेल ऑफ एक्ट्स। इस एक्ट को बनाया गया, ठीक, जब इस एक्ट को बनाया गया तो कुछ एक्ट्स को निरसित किया गया, निरसन किया गया उसका, जैसे लिखा है अधिनियमों का निरसन। तो किस किस अधिनियम का निरसन किया गया, यहाँ वो बात कर रहा है। इनैक्टमेंट मेंशन्ड इन शेड्यूल विल बी रिपेल्ड बट फॉलोइंग हैव नो इफेक्ट। कुछ जो एक्ट थे जो शेड्यूल में हमारे लिखे हुए हैं उसको रिपेल तो निरसन तो उसका किया गया, लेकिन ये जो आपके 4 एक्ट है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वो कौन कौन से हैं, द प्रोविज़न ऑफ एनी इनैक्टमेंट नॉट एक्सप्रेसली रिपेल्ड, किसी भी प्रोविज़न को एक्सप्रेस तरीके से, मतलब सामने से एक्सप्रेस तरीके से निरसित, अभिव्यक्त रूप से, अभिव्यक्त एक्सप्रेस तरीके से हमने निरसित नहीं किया है। एनी टर्म और इंक्लूड ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है, कोई भी जो क्या किसी भी संविदा का कोई निबंधन या प्रसंगतियाँ जो भी हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने बोला ना आपका सपोर्टिव है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रोविज़न है जो यहाँ पे भी अप्लाई करती है तो वो करेगी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है इस एक्ट को अलग से बनाने में। एनी राइट, लाइबिलिटी और एनी रिलीफ कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर दिस एक्ट कम इनटू फोर्स, ठीक है, कोई राइट या लाइबिलिटी या फिर इसका जो रिलीफ है कॉन्स्टिट्यूएंट बिफोर, तो इसके पहले जो इसके आने से पहले जो भी राइट लाइबिलिटी ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं हुई हैं इसके आने के बाद भी। जैसे आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जो टीपीए है इसका जो बेस है ये काम किस प्रिंसिपल पे करता है, ये होल टीपीए इसके अंदर तो आपको हर सेक्शंस में बहुत सारे सेक्शन में बहुत सारे चैप्टर्स में अलग अलग डॉक्ट्रिन, अलग अलग प्रिंसिपल, अलग अलग एक्सेप्शंस वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ये होल टीपीए है इसका प्रिंसिपल क्या है कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो इक्विटी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। चौथा है ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाई और एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन एक्सेप्ट सेक्शन 57 ऑफ चैप्टर 4, ठीक है। कह रहा है कि किसी भी तरह के ट्रांसफ़र को जो लॉ के द्वारा ट्रांसफ़र वो किया जाता है या फिर उसका एग्जीक्यूशन डिक्री ऑर्डर जो कोर्ट के निर्देश के अनुसार किया जाता है उसके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन किस एक सेक्शन को छोड़ के, सेक्शन 57 को छोड़ के, जो चैप्टर 4 का हमारा टीपीए का चैप्टर 4 का 57 सेक्शन है उसको छोड़ के आप देखोगे कि इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये 4 चीज़ें हैं जिन पे कोई असर नहीं पड़ेगा इस एक्ट के, कुछ एक्ट को रिपेल करने के बाद इन सारे 4 चीज़ों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे सेक्शन 2 हम पढ़ते हैं उसके बाद उसी में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ऐसा लॉ है जिस पे ये चैप्टर 2 के जितने प्रोविज़न हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ये जो चारों इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, किस पे ये इफेक्ट डालता है, ठीक है। नथिंग ऑफ चैप्टर 2 इफेक्ट, किस पे कोई असर नहीं करता है, वो है मुस्लिम लॉ। हम कहेंगे टीपीए के जो प्रोविज़न्स हैं वो किस पे अप्लाई नहीं करेंगे, मुस्लिम लॉ पे, क्योंकि वो पर्सनल लॉ, वो अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। इनका मुस्लिम लॉ का पर्सनल लॉ कौन सा होता है, शरीयत, ठीक है, वो शरीयत से गवर्न होते हैं, इस वजह से उनके ऊपर ये जो टीपीए है वो अपना अप्लाई नहीं करते। तीसरा है आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज। आपके जानकारी के लिए, आपके मतलब सुविधा के लिए, के लिए आपके ये लिख दिया गया है कि 7 जो वर्ड्स हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं। इंटरप्रिटेशन मीन्स डेफिनेशन ही होता है एक तरह से, कि अगर हम जिस चीज़ के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं ये वर्ड एज इट इज़ जब आपको आगे कहीं आएगा तो आप मतलब वही निकालोगे जो मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ये है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। टोटल 7 वर्ड्स हैं जो कि डिफ़ाइन किए गए हैं आपके सेक्शन 3 में। लेकिन एक्चुअल में आप बेयर जब देखोगे तो उसमें नंबरिंग करके नहीं, वो पैरा वाइज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जैसे पहला है इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको बोला कि क्योंकि ये पूरा एक्ट ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी कितने तरह की हो सकती है, वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल मतलब अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति भी हो सकती है और चल संपत्ति भी हो सकती है, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब स्थावर संपत्ति के बारे में यहाँ डिफाइन किया कि हम किसको कहेंगे। इसकी खासियत ये है कि इसने नेगेटिव सेंस में एग्जाम्पल दिया है। इसका मतलब क्या, जो ये कह रहा है कि ये एग्जाम्पल दे रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी का, लेकिन ये कह क्या रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हम किसको कहेंगे, तो कह रहा है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास डज नॉट इंक्लूड। इन तीनों चीज़ों को छोड़ के जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं। इन शॉर्ट ये तीनों चीज़ें मूवेबल हैं, बाकी इन 3 को छोड़ के जो भी प्रॉपर्टी हमारी आएगी वो सारी क्या होगी, इमूवेबल, ठीक है। तो जो देखिए इसमें लिखा भी है आपके अच्छे के लिए, द नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बीन गिवन इन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, नेगेटिव सेंस में दिया हुआ है। ये आपके असर्शन रीज़न के जो क्वेश्चन आते हैं तथ्य वाले, उसमें पूछता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लैंग्वेज है बेयर की वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप क्या कहोगे कि ये नेगेटिव लैंग्वेज में इसने डेफिनेशन दे रखी है, क्योंकि वो बता तो मूवेबल के बारे में रहा है लेकिन कह क्या रहा है कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बीन गिवन इन अ जनरल क्लॉज एक्ट। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पे दी हुई है एक्चुअल में, जनरल क्लॉज एक्ट
वहाँ से हम उसका मतलब लेंगे, जो जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन 3 के 26 में दी हुई है वहाँ से लेंगे। और वो उसका मतलब क्या है, वो सेक्शन में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू विच इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड, उसके अकॉर्डिंग जो है इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या क्या इंक्लूड करती है, वो इंक्लूड करती है लैंड को, लैंड से रेज होने वाले किसी प्रॉफिट को, या ठीक है, या फिर किसी ऐसे अटैच्ड अर्थ कोई ऐसे थिंग्स जो अर्थ से अटैच्ड हो, या फिर कोई परमानेंट फस्टेटिन और एनी थिंग अटैच टू द अर्थ, या तो परमानेंट किसी एन्जॉयमेंट के लिए, ठीक है, किसी कार्य के लिए आपने किसी चीज़ को कहीं पे अटैच किया है अर्थ से, फिर हम उसको यूज़ में ला रहे हैं, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आगे मैं आपको इसका एग्जांपल बता दूंगी, बट आपको मैं थोड़ा थोड़ा इधर बता रही हूँ। लैंड, ठीक है, जैसे कह रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, लैंड। आप लैंड को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, ठीक है, इसलिए वो स्थावर है। स्थावर मीन्स रुका हुआ, स्थिर, ठीक है। दूसरा है, इसका हिंदी और इंग्लिश वर्ड से ही हमें समझ आता है, स्थावर स्थिर रुका हुआ। इमूवेबल, मूवेबल मतलब चलने वाला, और इमूवेबल मतलब जो नहीं चल सकता। लैंड कोई ऐसा प्रॉफिट अराइजिंग प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, अगर हमने कोई पेड़ लगा रखा है या कोई ज़मीन है जहाँ से हम प्रॉफिट ले रहे हैं, हम उसे मॉर्गेज करके, हम उस पे लीज पे दे के, ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल्स हैं। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, अगर कोई चीज़ है जो हमने थिंग्स, जैसे पोल, ठीक है, जो हम पोल लगाते हैं, जो सीलिंग से हम पंखे लगाते हैं, वो हम अपने इंजॉयमेंट के लिए उसको एक जगह फिक्स कर देते हैं। वो जैसे ही हम उसको वहाँ से हटाएंगे तो वो इमूवेबल हो जाएगी। बट अगर हमने अपने परमानेंट यूज़ के लिए, इंजॉयमेंट के लिए उसको कहीं पे फिक्स कर दिया है अर्थ में, तो हम क्या कहेंगे, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने बोला ना नेगेटिव में था, तो इसमें ये कह रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास, ये तीनों को छोड़ के खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास। ये इसका सीक्वेंस भी पूछता है कई बार कि खड़ा घास, उगती फसलें और घास क्या है, मूवेबल है। इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या है, इमूवेबल है। एग्जाम्पल देखिए इसमें दिया हुआ है, इफ़ अ ट्री इज़ प्लांटेड for the purpose of being used for furniture or other customarily purposes, the tree shall be deemed to be standing timber, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी। क्यों, इस जैसे इसने बोला स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है, टिम्बर नाम का एक ट्री होता है, आपको पता होगा, जो को फर्नीचर बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और उसको कॉमर्शियल पर्पस से अगर हम यूज़ कर रहे हैं, वो अटैच टू अर्थ में है, ठीक है, वो आप उसको ऐसे ऐसे घुमा तो नहीं सकते, बट उसको काट के आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो वो कह रहा है कि जैसे ही हमने उसको काटा और बस बिजनेस पर्पस से यूज़ किया उसका फर्नीचर वगैरह बनवा के, तो वो तुरंत वो कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, साल का पेड़ होता है, टीक का पेड़ होता है, ठीक है, रोज़ वुड होता है, या स्टैंडिंग टिम्बर, ये सारे जो होते हैं, जैसे है ना खड़े का, ठीक है, ये सारे जो हैं आपके शीशम के जो पेड़ होते हैं, साल का पेड़, सागवन का पेड़, ये सारे हम यूज़ करते हैं ना इसमें फर्नीचर बनाने में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, इफ़ अ ट्री इज़ प्लांटेड फॉर द पर्पस ऑफ शेड और फ्रूट, कह रहा है कि अगर कोई पौधा हमने लगाया हुआ है छाँव के लिए या फल के लिए, फल मतलब बिजनेस करने के लिए नहीं, बस फल खाने के लिए, चलिए ठीक है, हमने अपने गार्डनिंग कर रखी है, थोड़ा बहुत हमारे पास है, हम उसका बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम अपने छाँव के लिए लगा रहे हैं, तो वो जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि उसको भी हम स्टैंडिंग टिम्बर ही कहेंगे, ठीक है, स्टैंडिंग टिम्बर ही कहेंगे उसको भी, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। नॉट स्टैंडिंग टिम्बर, मैंगो ट्री, इसमें एक्सेप्शन है, जो मैंगो ट्री है फॉर द पर्पज़ ऑफ फ्रूट, ठीक है, उसको स्टैंडिंग टिम्बर हम नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि जो हम मैंगो है वो जब हम जैसे उसको तोड़ते हैं और अपने यूज़ में लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, मूवेबल हो जाता है, और वो हम अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मूवेबल हो जाएगा, इमूवेबल नहीं रह जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके लिए, जो चल संपत्ति और अचल संपत्ति से रिलेटेड है। तो जैसे चल संपत्ति में क्या क्या कह रहा है, स्टैंडिंग टिम्बर चल संपत्ति होती है, ग्रोइंग क्रॉप चल संपत्ति होती है, ग्रास चल संपत्ति होती है। जो हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, क्या है, वर्शिप करने का, ठीक है,
वो हमारा कैसा है, मूवेबल है। राइट टू रॉयल्टी, जो हम रॉयल्टी पाते हैं वो भी कैसा है, मूवेबल है। गवर्नमेंट से जो प्रोमिसरी नोट हम बनवाते हैं या बनाते हैं वो भी क्या होता है, मूवेबल होता है। और रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, जो हम रेंट वसूलते हैं, ठीक है, लगान से बकाया वसूलते हैं जो, वो भी हमारा मूवेबल होता है, ठीक है। मूवेबल ये क्यों होता है, फॉर एग्जांपल आप समझो, मैं आपको ऐसे, ये तो कुछ पॉइंट्स है वो आपको एज इट इज़ लर्न करने, क्योंकि ये एज इट इज़ वर्ड्स में ही पूछते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ कि लगान में बकाया की वसूली मतलब होता है कि जो लगान है वो बकाया की वसूली ज़रूरी नहीं है, हमेशा फिक्स नहीं है कि कोई एक ही इंसान करेगा, तो वो चेंज होता रहता है ना। और जो आपका वो लगान है उसका दर भी ऊपर नीचे होता रहे, इसलिए क्या है, ये मूवेबल में आता है, ठीक है। रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस के लिए जो भी आप रिकवरी करते हो, जो भी पैसे लेते हो, वो सारे किस में आते हैं, मूवेबल में आते हैं। इमूवेबल में क्या क्या आते हैं, इमूवेबल में आपका राइट टू वे, अगर आप कहीं जा रहे हो, मार्ग का अधिकार, कहीं जा रहे हो आप, वो जो मार्ग, जिस मार्ग पे जा रहे हो वहाँ चलने का जो अधिकार है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि जो रास्ता बन गया वो बन गया, अब रास्ता तो नहीं चेंज करोगे ना, कि हम ये रोड उठा के नहीं, इस रोड को यहाँ से नहीं वहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा है पेरिस्टहुड, ठीक है। पेरिस पुजारी का जो आनुवांशिक पद होता है पुजारी का, वो इमूवेबल होता है, कि मतलब एक बार पुजारी बन गए तो उन्हीं के घर के जो है पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पुजारी बनते रहते हैं। तीसरा जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेस को जो कहते हैं, जो चल संपत्ति से कर लेना, जहाँ से जब हम टैक्स वसूलते हैं तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। फिशिंग है या फिर कैरिंग राइट है, जो भी मछली मारने का अधिकार है, ठीक है। फर्स्ट फिशिंग जो होती है, फिशिकल्चर जो एक प्रॉपर है, वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, वो मूव नहीं करती यहाँ से वहाँ, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। अब देखिए उसके बाद फिर है राइट ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, मोचन का अधिकार, ठीक है, कि आप उसको कब रिडीम कर सकते हो, वापस ले सकते हो, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। द मशीनरी विच अटैच टू द अर्थ, कोई ऐसी मशीनरी जो अर्थ से अटैच है वो भी आपकी इमूवेबल है। राइट टू फिशरीज, ठीक है, मीन क्षेत्र का हक। और फिर उसके बाद है पाम ट्री, ठीक है, ताड़ का वृक्ष भी जो है इमूवेबल है, आप उसको यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर सकते हो, तो वो मूवेबल में नहीं आती है। पाम ट्री का एग्जाम्पल आपका पूछा जाता है। बेनिफिट, कोई ऐसी बेनिफिट डिराइव फ्रॉम लैंड, ठीक है। अब हम कहेंगे कि कौन कौन से लैंड ऐसे हैं, प्रॉपर्टी में हमारा लैंड आता है, ठीक है, और जब प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लैंड से जो कौन कौन से बेनिफिट आ रहे हैं जिसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, जो हम इस एक्ट में पढ़ेंगे, वो क्या है। प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट, जो भी हमें लाभ होता है बाज़ार से, मेले से, घाट से, मकान से, कि किराए से लाभ जो होता है, वो सारा चीज़ क्या आता है, किस में आता है, वो लैंड में आता है, ठीक है, ठीक है। वो लैंड होगा कहीं ना कहीं, वहीं पे बाज़ार लगेगा, जब बाज़ार लगेगा तो वहाँ के पैसे लगेंगे, पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप वहाँ पे बाज़ार के लिए आप क्या कर सकते हो, लीज़ पे दे सकते हो, देते हो, तो एक लीज़ क्या है, हमारा एक काइंड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर क्या, मेला लगाने के लिए भी पर्टिकुलर किसी की ज़मीन ही होगी, किसी की तो ज़मीन होगी, तो उस पर आप मेले लगाने का, जब आप मेले लगाते हो तो उसका पैसे देते हो। हाट, जो गांव में मेले लगते हैं, मकान के किराए से जो लाभ मिलता है, किसी का घर है, ठीक है, तो किसी ज़मीन पे बना हुआ है, जब हम किराए पे देते हैं तो उससे कुछ प्रॉफिट मिलता है, तो वो भी प्रॉफिट आपका क्या होता है, लैंड से ही डिराइव्ड होता है। तो वो सारे चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो सारी चीज़ डिफरेंट किस में आते हैं, प्रॉपर्टी में आती हैं। बेनिफिट्स फ्रॉम बोटिंग, नाव चलाने से जो लाभ होता है वो भी प्रॉपर्टी में लैंड डिराइव्ड होता है। बेनिफिट ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, ठीक है, क्योंकि किसी न किसी जगह पे ही पानी होगा जहाँ पे आप बोटिंग कर रहे हो, ठीक है। मछली पकड़ने का जो हक होता है, जो खनिज पाने का जो हक होता है, ठीक है, राइट टू मिनरल, वो भी जो है आपका इमूवेबल है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह से अगर कहीं से खनिज निकल रहा है तो वहीं से निकलेगा, आप इधर उधर उसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है जनरेशन आफ्टर जनरेशन अलाउंस के बारे में, जो पीढ़ी दर पीढ़ी भत्ते मिलते हैं, वो भी क्या है, इमूवेबल है। ऐसा नहीं है अगर आपको भत्ते मिल रहे हैं किसी फैमिली को
तो किसी वजह से मिल रहे होंगे। मान लीजिए फ्रीडम फाइटर है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना कि कोई और भी उस चीज़ को लेने लग जाए, क्योंकि आपके घर के वो थे, तो जनरेशन बाय जनरेशन वो आपको उसका अधिकार मिलेगा, उसके फ़ायदे मिलेंगे, ना कि किसी और को मिलेंगे। तो वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो क्या होगा, इमूवेबल होगा। और ये जो है लैंड के उसमें आएगा, बेनिफिट में, डिराइव फ्रॉम लैंड, ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द म्युनिसिपैलिटी फ्रॉम द गार्बेज लैंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये केस में कहा गया था कि जो भी प्रॉफिट रिसीव होता है म्युनिसिपैलिटी से गार्बेज लैंड से, वो क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। नगर पालिका द्वारा कूड़ा भूमि से प्राप्त लाभ अचल संपत्ति होती है, ठीक है। वो कौन सा केस है, हाजी सुखान बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, AIR 1979 और सुप्रीम कोर्ट 310, ये इसका साइटेशन है, ठीक है। पहला हमने पढ़ा अब तक इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट। अब हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट, लिखत किसको कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री। अब नॉन टेस्टामेंट्री वो एक लाइन में बोल दिया कि इंस्ट्रूमेंट लिखित से अवश्यति लिखित अभिप्रेत है। अवश्यति लिखित मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट विल, ठीक है। टेस्टामेंट्री जो होता है, नॉन टेस्टामेंट्री कह रहा है इंस्ट्रूमेंट ऐसा जो नॉन टेस्टामेंट्री हो। नॉन टेस्टामेंट्री हो मतलब, टेस्टामेंट्री किसको कहते हैं, पहले आप ये जानो कि जो विल हम बनाते हैं वो टेस्टामेंट्री होता है। तो उसको छोड़ के बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लिखते हैं वो हमारा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। उसके बाद जो है अटेस्टेड, ठीक है। अब अटेस्टेड में अनुप्रमाणित करना। अब अनुप्रमाणित मतलब क्या होता है, जैसे विटनेसेस होते हैं, आम बोलचाल की भाषा में आपको बता रही हूँ कि विटनेसेस होते हैं, ठीक है। दस्तावेज हम कहीं जब जाते हैं सिक्योरिटी पर्पस से, क्या कहा जाता है, हम अपने भी डॉक्यूमेंट जब कहीं जमा करते हैं तो सिक्योरिटी पर्पस पे उस पर साइन करते हैं, है ना। या फिर हम किसी के लिए सिक्योरिटी देते हैं तो भी हम अपना साइन देते हैं, मतलब हम अपना बताते हैं वहाँ पे